अगर नॉर्मली आप 80 आवर्स पर वीक कर रहे हैं तो आप 1000 यूरो तक कर लेते हैं। तो अगर आप स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपने फुल टाइम जॉब करनी है, फिर आप ऑफ कोर्स 2000 तक भी लेके जा सकते हैं। जो स्टडीज हैं वो बेहतर इस वजह से भी हैं क्योंकि यहाँ पे फीसिस नहीं है। 200 से 300 यूरोज फीसिस हैं यूनिवर्सिटीज की पर सेमेस्टर की, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और आप सुकून से अपना पूरा टाइम जो है वो पूरी फोकस के साथ यहाँ पे स्टडीज में दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है जर्मनी का ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमें स्पून फीडिंग कराई जाती है स्कूल्स और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी इवन के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो टेक्निकल जो डेप्थ है उसमें जाना पड़ता है और रिसर्च भी करनी पड़ती है, इवन के स्टूडेंट को लीग में भी। तो जैसे पाकिस्तान में 4 साल की यूनिवर्सिटी होती है, वैसे 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जब जर्मनी आते हो तो आपको ऐसी 1-1.5 साल लैंग्वेज और फिर फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है और फिर 3 साल की यूनिवर्सिटी होती है। तो तकरीबन अगर पाकिस्तान में 4 साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटी करने में, तो जर्मनी आकर 4.5 साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटी करने में। नहीं, अच्छी बात है। सुबह सुबह आप 7 बज रहे हैं और आप बाहर टहल पे निकले हुए हो, सही प्रोडक्टिव हो आप, वरना तो दोपहर तक तो सोने में ही गुजर जाता है। असल में जब घर के सामने साथ ही बिल्कुल वो हो लेक हो तो फिर रोज मैं निकल आता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कौन से शहर में रह रहे हो आप जैन? ओए होए, जबरदस्त, सही जगह पे बैठे हुए हो आप बिल्कुल। अभी तो भाई मैं फिलहाल टाउन में रह रहा हूँ, गोसार में, क्योंकि मेरा केआईटी में हो गया था, स्टूडेंट के लिए कंप्लीट हो गया था। अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे टाउन में ना। अच्छा। तकरीबन 1.5 साल पहले जैन हमारे स्टूडेंट हैं आस्क अबाउट यूरोप के, और ये 1.5 साल पहले जर्मनी गए थे लैंग्वेज पे एंटर करने के बाद ना। एक्सीलेंट स्टूडेंट, इन्होंने पाकिस्तान में भी कोई B1 करके गए थे, आप A2 B1 करके गए थे तकरीबन। B2 किया हुआ था। B2 किया हुआ था, सॉरी मेरी मिस्टेक, मैं भूल गया क्योंकि 1.5 साल पहले मैंने इनके साथ इंटरव्यू एक रिकॉर्ड किया था, मगर वो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से शायद अपलोड नहीं कर पाया, जहन से निकल गया। मगर तकरीबन 1.5 साल बाद इनका 2 हफ्ते पहले मुझे मैसेज आता है कि मिनाल भी मैंने कर लिया स्टूडेंट को लीग कंप्लीट। और मैंने बोला यार ज़बरदस्त। फिर परसों तरसों मेरे जहन में आया यार इस बच्चे ने स्टूडेंट को लीग कंप्लीट कर लिया है, तो क्यों ना हम वीडियो बनाएं बाकी लोगों के लिए कि क्या होता है 1.5 साल में क्या क्या करा। अब 1.5 साल बाद आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया था जर्मनी आने का, और लोगों को भी आपके ही रास्ता चूज करना चाहिए नहीं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अब मैं थोड़ी सी टाइमलाइन आपकी डिस्कस करता हूँ। इंटरमीडिएट के बाद जर्मनी में स्टूडेंट को लीग पे आना होता है फाउंडेशन करने के लिए, फाउंडेशन ईयर पे आना होता है, डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन नहीं होता। तो आपने पाकिस्तान से A1 A2 करना होता है वैसे तो, मगर आपने B1 और B2 भी कर लिया था क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट आई। मगर B2 करने के बाद आप जर्मनी आ गए। अब मुझे बताओ, जर्मनी आ गए B2 करने के बाद, इसके बाद क्या क्या करा आपने? B1 दोबारा से रिपीट करी, B2 दोबारा से, और फिर स्टूडेंट को लीग में कौन सा कोर्स उठाया और कैसे होता है स्टूडेंट को लीग, क्या क्या होता है? असल में जब भाई जर्मनी में आया था तो लैंग्वेज स्कूल था एक मारिया स्प्रिंग के नाम से ना, लाउसल में। तो वहाँ मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई थी। तो उन्होंने मेरा एक सिंपल सा मुझे टेस्ट किया था, जस्ट शॉर्ट ना, कि मतलब चेक करने के लिए कि तुम्हारा क्या लेवल है लैंग्वेज का। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया था कि आप B2 दोबारा से करें, क्योंकि जो पाकिस्तान से हम B2 करके आते हैं वो उस लेवल की नहीं होती जो यहाँ पे होती है। ठीक। तो वो फिर मैंने दोबारा से जो है वो B2 स्टार्ट करा, और जो है आई थिंक मैंने 3 मंथ्स मैंने उधर पढ़ा था। उसके बाद फिर aufnahmeprüfung की लिस्ट वगैरह जो है वो आ गई थी, उसके टेस्ट वगैरह देने थे। हाले का मैंने दिया, और फिर उसके बाद एक नॉर्थहाउजन का था टेस्ट, वो मैंने दिया। एंड देन फिर मैंने KIT का जो है वो aufnahme दिया। तो ये अलग अलग स्कूलों के क्यों दिया आपने aufnahme टेस्ट? वो होता है aufnahmeprüfung, उसे कहते हैं कि आपने लैंग्वेज सीख ली, अब आप aufnahmeprüfung देते हो स्टूडेंट को लीग में जाने के लिए। तो आपने 3 अलग अलग जगहों के क्यों दिया aufnahme टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट? असल में यहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए का aufnahme टेस्ट है ना, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। सही। तो आप कह लें कि काफी हंड्रेड्स में स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट दे रहे होते हैं, और सिर्फ 40 सीट्स होती हैं हर स्टूडेंट को लेके। सही है। तो इस वजह से फिर ये कि एज अ सेफ साइड हम, मतलब ऑफ कोर्स मेरा तो था कि मैंने टाइम नहीं जाया करना, किसी तरह मैंने किसी भी स्टूडेंट लीग में एंटर होना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं था। तो वो फिर मैंने 3, क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो 2-3 ही सिलेक्शन आ रहे थे, तो मैंने 2-3 ही करे। तो मतलब मैं ये समझा कि आपने 3 जगहों पे इसलिए किया कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि सिर्फ एक जगह पे एडमिशन हुआ हुआ था आपका, क्योंकि पहले से ही, तो वहां का टेस्ट दो और वहां खुदा ना खास्ता नाम नहीं आया आपका स्टूडेंट को लीग में, तो आप कहीं दोबारा से लैंग्वेज ना पढ़नी पड़ जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने इसलिए 2-3 जगहों का दे दिया एक्स्ट्रा, ताकि कहीं ना कहीं तो नाम आ जाए आपका।
उसके बाद आपका हो ऐसे गया स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन, सही समझा मैं? आउफनामा टेस्ट में आप बिल्कुल पास हो गए, ऐसे स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन हुआ। स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन के लिए आप कौन से कोर्स में, खैर फिर आपने स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लिया B2 करने के बाद? मेरा जो असल में जो मोटिव है वो इंजीनियरिंग करने का है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट करने का, तो इस वजह से मैं टी कोर्स कर रहा था, तो उसी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से स्कूल में हुआ? ये मैंने जो करा है वो KIT से किया हुआ है, कार्लसरूhe में, जो कार्लसरूहे बहुत में। फेमस यूनिवर्सिटी है, जी तो जी जी सबको जी। पता ही होगा। तो आपका कार्लसरूहे में एडमिशन हो गया टी कोर्स में। बाय द वे, इनकी मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वीडियोस बना चुका हूँ पहले कि स्टूडेंट कोलीग में 5 कोर्सेज होते हैं। टेक्निकल, इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़नी थी तो टेक्निकल, जिन्होंने मेडिकल पढ़ना होता है वो M कोर्स, और उन्होंने B2। अच्छा, अब मैं ये टाइमलाइन हम फॉलो कर रहे हैं। जर्मनी पहुंचे, 3-4 महीने आपने लैंग्वेज करी, आउफनामा टेस्ट दिया, और उसके फौरन बाद स्टूडेंट कोलीग में दाखिल हो गए। अब स्टूडेंट ऐसे कोलीग तकरीबन 1 साल 10 महीने लंबा होता है कोर्स ना। तो अब बताओ स्टूडेंट कोलीग का एक्सपीरियंस और कैसा रहा कार्लसरूहे में? स्टूडेंट कोलीग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि जाहिर है सब कुछ नया नया था। सब कुछ जर्मन में जो है पढ़ना पड़ रहा था और बिल्कुल। काफी कंफ्यूज भी था। मेरी क्लास में कोई और पाकिस्तानी भी नहीं था, मैं अकेला था वहां पे टी कोर्स में। बट ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स 2-3 हफ्ते जब गुजर गए तो दोस्त बने, और फिर सबसे जो है वो जब आपस में जो है वो डिस्कशंस हुई कि कैसे जो है वो लेकर चलना है कोर्सेज को और कैसे जो है वो कंप्लीट करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो ही गया किसी तरह से। एक मेरा और सवाल, टी कोर्स वाले स्टूडेंट कोलीग में, टेक्निकल कोर्स वाले, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ही आना चाहते हैं, W कोर्स वर्डशाफ्ट का होता है वो तो मुझे पता है, मगर टी कोर्स में क्या क्या पढ़ाए? लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, उसके वो तो जी जी। जनरल लैंग्वेज आपने B2 तक सीख ली। अब टी कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है स्टूडेंट कोलीग में? तो वैसे तो हर यूनिवर्सिटी में डिफर करता है। जैसे नॉर्थ हाउसन है, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट जो मेरा KIT का है वहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स है। इसमें एक जर्मन जो कि ऑफ कोर्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो हमने पढ़ना ही है C1 लेवल का। तो उसके अलावा जो है आपका फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है, आपका मैथमेटिक्स होता है, और उसके अलावा एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आपका वो होता है, केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स करते हो। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके टोटल तो KIT में। तो स्टूडेंट कोलीग जो बेसिकली होता है ना, वो आपको दोबारा से इंटरमीडिएट कराते हैं वो टेक्निकली, मगर जर्मन लैंग्वेज में। इसको आसान तरीके से ये समझना चाहिए, वैसे ही होता है जैन? एक हद तक आप कह सकते हैं, बट ये कि मैं अगर इंटरमीडिएट से कंपेयर करूं थोड़ा सा इनका हाई लेवल होता है। और हाँ, KIT की बात जाहिर है। कर रहा हूँ, बाकियों का हाँ, मुझे नहीं पता, नहीं बट नहीं, ये कि बाकियों का भी KIT में थोड़ा लेवल तो सा वो हाई होता है, वो जाहिर है ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। पाकिस्तान में तो बस थ्योरी और वो प्रैक्टिकल रटने होते हैं और जाके लिख के आने होते हैं। अब आपका क्या एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है या नहीं? मेरा बेसिकली जो कोर्स था वो KIT के साथ ही था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाना था उधर। बस सही है, ज़बरदस्त। बट ये कि मेरे जो गोल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए थे, KIT से थोड़े से डिफर कर रहे थे, बिकॉज पहले मेरा था कि मैं जर्मन में जो है वो कंटिन्यू करूंगा बैचलर्स। बट फिर मेरी काफ़ी टीचर्स के साथ भी डिस्कशन हुई थी कि इंग्लिश में अगर करें तो फिर क्या पर्सपेक्टिव होंगे, और अगर जर्मन में करें तो क्या पर्सपेक्टिव होंगे। तो उनका भी यही था कि अगर आपको इंग्लिश में मिल रहा है और आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो इंग्लिश में, तो इट डजेंट मैटर ना, मतलब कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्योंकि इंग्लिश में करो स्टूडेंट या को फिर लिख के जर्मन बाद में करो। ऑप्शन होता है आपके पास इंग्लिश में और जर्मन में, दोनों में करने का। बिल्कुल आप कर सकते हो। क्योंकि अब आपने B2 एक तरीके से आपने FSC कर लिया, उनके लेवल पे अब आप पूरा उतर आए। स्टूडेंट कोलीग आपने कर लिया, आपने बता दिया कि भाई मैं जर्मन। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जैन के अलावा हमारे जो स्टूडेंट कोलीग पे FSC के बाद जाते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जर्मन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि आप जर्मन इतनी पक्की, आपकी जर्मन इस टाइम मुझसे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। आप ज़्यादा C1 C2 लेवल की जर्मन बोलते हो, और मैं शायद B1 B2 लेवल की भी नहीं बोलता हूँ। अंग्रेज़ी से शायद ज़्यादा अच्छी आपकी जर्मन होगी, इफ़ आई मे से। ऐसे तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने में मसला नहीं होगा। मगर अब आपने डिसाइड किया, और जाहिर है जब आप स्टूडेंट कोलीग का एग्ज़ाम देते हो, फिर शेलिंग्स प्रूफिंग देते हो, तो ऑटोमेटिकली उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सूरतों में एडमिशन भी हो जाता है आपका। और इस पूरे पाथ को तकरीबन 1.5 साल लगे, 14-15 महीने लग गए आपको ना, और अब 3 बिल्कुल साल यूनिवर्सिटी आप ख़त्म करोगे। तो जैसे पाकिस्तान में 4 साल की यूनिवर्सिटी होती है, वैसे ही 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद जब जर्मनी आते हो तो आपको ऐसी 1-1.5 साल लैंग्वेज और फिर फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है, और फिर 3 साल की यूनिवर्सिटी होती है। तो तकरीबन अगर पाकिस्तान में 4 साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटी करने में, तो जर्मनी आकर 4.5 साल लग जाते हैं यूनिवर्सिटी करने में, क्योंकि वो 1-1.5 साल आप लैंग्वेज और स्टूडेंट कोलीग का भी ऐड करो। तो अब आपने क्या सोचा, इंग्लिश में ही करना है या जर्मन में करना है बैचलर्स आपको?
अभी फिलहाल तो मेरा इंग्लिश में ही है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का इरादा है, मैकेनिकल का नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने जब कोर्सेज की डिटेल्स को पढ़ा कि इस कोर्स में जो है वो कौन से मॉड्यूल्स हैं और उसकी मॉड्यूल्स की डेप्थ में क्या क्या होता है, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दैट्स व्हाई फिर मैंने दूसरी फील्ड्स को भी थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, तो फिर मुझे उसमें इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बेहतर लग रही थी और वो ऑफर भी हो रही है इंग्लिश में, तो इस वजह से मैंने सेलेक्ट कर ली। एक और भी मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि मुझे ये लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में कोर्सेज हैं अवेलेबल, तो एक और ऑप्शन ये भी है, सारों को आई थिंक पता भी होगा कि 2 सेमेस्टर अगर हम पाकिस्तान से कर लें तो उसकी बेस पर भी हमारा जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो लगने दोनों सूरतों में ज़हन 4 साल ही होते हैं आपकी तरह, और बहुत सारे बच्चे आजकल 2 सेमेस्टर्स करके या A-levels करने के बाद भी आते हैं, आपके टाइम पे भी जाते थे। मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपसे खासतौर पे ये सवाल मैं भी पूछने ही वाला था, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आपकी जर्मन इतनी पक्की हो गई है कि जर्मन अब आप साइड पे हो गई है? वो बच्चे जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पे आते हैं, आपके यकीनन उनमें से कई दोस्त भी होंगे, कई हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको जर्मन सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और शायद वो 5 साल बाद भी आपके लेवल की, 5 साल तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मगर उन्हें वक्त लग जाता है आपके जैसी जर्मन बोलने में। तो आपको नहीं लगता कि आपने भी बिल्कुल सही इंग्लिश में, देखो उनको भी, बच्चों ने जैसे पाकिस्तान से 2 सेमेस्टर पढ़ के आए, यहाँ पे 3 साल यूनिवर्सिटी करी, 4 साल लग गए। आप पाकिस्तान से 2 सेमेस्टर्स पढ़ के नहीं आए, बस आपने यहाँ पे, आप डायरेक्ट इंटर के बाद यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे 1.5 साल लगाया, आपने 6 महीने एक्स्ट्रा लगा दिए, और उसके बाद 3 साल है यूनिवर्सिटी, तो आपको 4.5 साल लग गए, उनको 4 साल लग जाएंगे, 6-8 महीने का ही फर्क है। मगर आपकी जर्मन इस पूरे प्रोसेस में बहुत पक्की हो गई। अगर आपने प्लान बनाया हुआ है कि सारी जिंदगी जर्मनी में रहना है, तो फिर आपने ज्यादा अच्छा फैसला नहीं लिया मेरे हिसाब से। देखिए, वैसे अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, क्योंकि मेरी काफी डिफरेंट थी, आपको भी शायद याद होगा, मेरा इस्लामाबाद एम्बेसी के साथ था थोड़ा सा, तो अपॉइंटमेंट के काफी इश्यूज से 1.5 साल बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई थी। तो आई थिंक अगर मैं पहले से ये सब सोच लेता कि मैंने इंग्लिश में करना है, तो शायद मैं पहले कर लेता 2 सेमेस्टर और साथ साथ जर्मन भी कर लेता। बट ये कि ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट है, अगर उसको जर्मन में कोर्स करना है और उसको अपनी ग्रिप्स अगर बेहतर करनी है जर्मन में, तो फिर ये एक सजेशन है कि स्टूडेंट लीग बेस्ट है उसके लिए ना। आप ये कह रहे हो कि साथ में, मतलब मैं भी यही कहता हूँ बच्चों को कि जर्मन भी सीख लो, साथ साथ 2 सेमेस्टर्स भी लगा लो। अब तो खैर इस्लामाबाद एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का मसला, उन्होंने जब से नया सिस्टम लॉन्च करा है ना, बहुत तेजी से अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं और वो सॉल्व हो रहा है मसला ना। अब आप वाला बुरा हाल नहीं है, अचानक से बहुत तेजी से अपॉइंटमेंट्स आने शुरू हो गई हैं। मगर मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखो, अगर आपने 2 सेमेस्टर्स वहाँ जाके आपने जर्मन नहीं पढ़नी ना, स्टूडेंट कोलीग वगैरह से बचना है, तो आप 2 सेमेस्टर्स भी पढ़ लो, मगर साथ में थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख लो ना, A1 A2 तो कम से कम कर लो। देखो प्रोसेस तो 6-8 महीने लगते ही हैं, चलो 1.5 साल नहीं लगेगा, मगर 6-8 महीने तो हर मुल्क जाने में प्रोसेस में लगता ही है टाइम। तो उस इन द मीनवाइल आप लोग थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख लो, ताकि जर्मनी जाकर आपको आसानी हो। बिल्कुल, नो डाउट, ऐसे ही है। अगर आप जर्मन सीख के आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपके लिए आसान होगा। मतलब पहले दिन से जब आप उतरेंगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यार, मतलब शुक्र है मैंने लैंग्वेज की हुई है, तो मुझे सारी चीजें आसान लग रही हैं। ये आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ कि अब आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह पे और सही स्पीड से चल रहे हो, और आपने सही डिसीजन लिया अभी तक, इंटर के फौरन बाद यहाँ आने का फैसला कर लिया? आई थिंक ऑफ कोर्स बेहतर ही है, बिकॉज मेरी जो जर्मन वाली साइड है बिल्कुल वो ओके है। जो मेरी ग्रिप्स हैं, जो मेरी टेक्निकल डेप्थ्स हैं जर्मन में, वो भी ओके हैं। अब मुझे आगे जरूरत नहीं है जर्मन सीखने की, मैं बिल्कुल आप कह लें कि पूरी कंसंट्रेशन दे सकता हूँ पढ़ाई पे ना। और इवन के जब आप बैचलर्स में भी होते हैं तो आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं, क्योंकि आपने स्टूडेंट के लिए किया होता है, आपको टेक्निकल टर्म्स आती होती हैं जर्मन में, तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है मुझे लगता है स्टूडेंट को लीग करने का। अब मुझे आप एक और बात बताओ कि जर्मनी की एजुकेशन लाइफ, 1.5 साल से आप वहाँ पढ़ रहे हो, पाकिस्तान से भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा, पाकिस्तान में एफएससी करा अपना, और टेक्निकली यहाँ पे भी अब आपने अपना एफएससी इंटर करा। क्या फ़र्क है, और कितना ज़मीन आसमान का कितना फ़र्क है एजुकेशन में ना? एजुकेशन कैसी है जर्मनी की? अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूं और एजुकेशन की बात करूं, तो वो नो डाउट सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमें स्पून फीडिंग कराई जाती है, स्कूल्स और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी। इवन के जो चीजें होती हैं वो हमें दे दी जाती हैं, हम उसी को बस देख लेते हैं और हम लोग पेपर्स वगैरह दे देते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो टेक्निकल जो डेप्थ है उसमें जाना पड़ता है और रिसर्च भी करनी पड़ती है। इवन के स्टूडेंट को लीग में भी वो हमें सिर्फ ये कि टॉपिक्स बता देते थे, उस पर हमें खुद ही रिसर्च करनी होती थी और फिर उसके बेस पे हमें जो है वो आंसर्स खुद ही जो है वो देने होते थे। ऐसा नहीं होता था कि नोट्स बने हुए हैं, स्लाइड्स बनी हुई हैं, आपने उसको देख के करना है।
तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन इस वजह से भी बेस्ट है क्योंकि जो स्टडीज हैं वो बेहतर इस वजह से भी हैं क्योंकि यहाँ पे फीसिस नहीं है। बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही है। 200 से 300 यूरोज फीसिस हैं यूनिवर्सिटीज की पर सेमेस्टर की, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और आप सुकून से अपना पूरा टाइम जो है वो पूरी फोकस के साथ यहाँ पे स्टडीज में दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है जर्मनी का ऑल ओवर द ग्लोब। और ऑफ कोर्स जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे वो भी ग्लोबली जो है वो टॉप रैंक भी हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतनी टेक्निकली बातें कर रहे हो और 1.5 साल पहले आप कुछ और थे। आज आप एक कम्प्लीटली अलग बंदे हो। ऐसा लग रहा है मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, जहन से बात नहीं कर रहा। मतलब बिल्कुल आप बदल गए हो, तो बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके वालिदैन काफ़ी खुश होंगे। और थैंक यू। दूसरी बात है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि जर्मनी की है, पहली बात तो फीसें नहीं लगती। अब इन 1.5 सालों में आपके, मुझे नहीं लगता पढ़ाई के मामले में कोई पैसे खर्च हुए होंगे। अगर यही कोई बिल्कुल और मुल्क होता तो अभी तक तो पता नहीं 1.5 साल में तो हज़ारों यूरो लग चुके होते, आपके हज़ारों डॉलर लग चुके होते सिर्फ पढ़ाई के ही मामलों में। अब यहाँ ये है कि पढ़ाई का साइड है, इसी को टॉपिक को टच करते हुए कि पैसे की बात चल रही है, 1.5 साल में आपका वो जो ब्लॉक अकाउंट था उसका क्या बना? वो ब्लॉक अकाउंट वापस करा या उड़ा दिया? अच्छा, मेरा ऐसा सीन था कि स्टूडेंट को लीग में ना जब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट लीग तो हमें अलाउ नहीं थी जॉब ना एट द स्टार्ट ऑफ द स्टूडेंट को लीग। लेकिन अब 2024 से आई थिंक ये लॉ पास हो गया था कि अब स्टूडेंट लीग वाले भी जॉब कर सकते हैं जो पार्ट टाइम जनवरी जॉब होती है। 2024 से जी। बिल्कुल। तो वो फिर ये कि स्टार्ट में तो ऑफ कोर्स मैं ब्लॉक्ड अकाउंट से यूज कर रहा था, जॉब्स नहीं कर रहा था, तो 3-4 महीने के मेरे यूज हुए थे, बाकी मैंने भेज दिए थे बाद में जब अलाउ हो गया था। और दूसरा ये कि फिर बीच में मैंने गैस भी लिए थे। मैं ऐसे करता था कि 2 मंथ में काम करता था एंड देन 2 मंथ में नहीं करता होता था, फिर मैं सेमेस्टर का एंड होता था तो मैं पढ़ लेता होता था। तो ऐसे करके फिर ये कि स्टडीज भी मैनेज हो जाती थी और एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाते थे। और ये कि ऑफ कोर्स जो ब्लॉक्ड अकाउंट के बाकी पैसे थे वो मैंने पाकिस्तान वापस भेज दिए हुए थे। तो ये सीन। यार, ये जहन ने एक बहुत अच्छी बात की है कि मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ना, ये बच्चा ना शुरू से ही, इसकी इंटरमीडिएट में भी अच्छी परसेंटेज थी, पाकिस्तान से भी B2 करा था, अब इसने माशाल्लाह से स्टूडेंट को भी कर दिया। पता चल रहा है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जहन आप ही के साथ में सर्कल में होंगे, हमारे ही भेजे में होंगे, कि वो बस ब्लॉक अकाउंट नहीं खर्च करना 1 रुपया भी, बस जॉबें करते रहेंगे। श्वार्ज़ार्बाइट भी होती है, मतलब ऑन पेपर कभी ऐसे कभी काम नहीं करते, बस वो, जैसे आपको नहीं अलाउड था तो आपने नहीं की। खैर, अब तो सबको अलाउड है, एनीवन कैन गो टू जर्मनी एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। मगर फिर भी ये ऐसा ही करना चाहिए जैसे जैन ने करा था। देखो, अगर आपने थोड़े बहुत पैसे ब्लॉक अकाउंट से खर्च कर लिए ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कभी ना कभी तो वो आप वापस कर ही दोगे। अभी ये जॉब जो कर रहे हैं उस पर भी आएंगे, उसकी भी सैलरी वगैरह का पूछूंगा। मगर इस बच्चे ने आज देखो माशाल्लाह से स्टूडेंट को लिए ख़त्म हो गया। जो चीज़ आप सोच कर आए थे कि मैं कर लूँगा पाकिस्तान से, वो आपने कर ली। बेशक थोड़े बहुत ब्लॉक अकाउंट के पैसे खर्च हुए और अब बाकी आपने वापस कर दिए। अब आते हैं आपकी जॉब पे, ठीक है। अब जॉब आपने कब से आप कह रहे हो कि आप एग्ज़ाम के टाइम जॉब नहीं करते थे और वैसे आप जॉब करते थे, तो क्या जॉब्स होती हैं जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए, और कितने पैसे उससे कमा लेते हैं? क्योंकि आप 1.5 साल से हो, जॉबें भी कर रहे होगे खूब। अच्छा, तो उसका ये सीन है कि यहाँ पे ना 2 तरह की जॉब्स होती हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं जिसपे आप ऑफ कोर्स जो है वो मंथ लॉन्ग्स आप जॉब कर सकते हो, और एक होता है कि आप फ्रीलांसिंग की जॉब्स पकड़ते हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐप्स होती हैं, जेन जॉब्स हो गई और जॉब वैली होगी, वहां से आप शिफ्ट्स उठाते हो अलहदा से। तो वो फिर ये कि उसमें ये होता है कि उसमें कंपलसरी नहीं होता कि आपने जो है वो इनके साथ आपने जॉब करनी है और फिर हमेशा करते रहना है। तो उसमें ये कि आपकी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से शिफ्ट्स वगैरह उठा लेते हो। वो काफी हेल्प करती है स्टूडेंट को लीग में, स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट लीग काफी टफ होता है, जर्मन में होता है। तो फिर ये कि वो काफी मुझे बेनिफिट कर रही थी पूरे स्टूडेंट लीग में। दूसरा, जहां तक वेजेस की बात है, आजकल जर्मनी में जो है वो 14 चल रही है, बट ये कि आप 15-16 भी आप अर्न कर सकते हो पर आवर। बराबर। तो महीने का कितना कमा लेते हैं स्टूडेंट्स जो आते हैं? अगर नॉर्मली आप 80 आवर्स पर वीक कर रहे हैं तो आप 1000 यूरो तक कर लेते हैं। अगर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते स्टडीज पे। अगर आप स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपने फुल टाइम जॉब करनी है, तो फिर आप ऑफ कोर्स 2000 तक भी लेके जा सकते हैं। बट ये कि सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, स्टडीज पे ही जो है वो प्रॉपर देनी चाहिए। नहीं, भी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ एक नंबर्स की बात हो रही है कि आप 1000 यूरो बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे तो जर्मनी में, आप खर्च नहीं कर सकते शायद वो एक महीने में, अगर आप मॉडरेटली रहो। और आपका ब्लॉक अकाउंट भी उससे बिल्कुल खर्च नहीं होगा, क्योंकि अगेन फीसें वगैरह नहीं होती, बस किराया देना है, अपना खर्चा उठाना है।
मगर जाहिर है पढ़ाई करने गए हो तो पढ़ाई करो, वरना अगर आप कमाने पे आओगे तो 2-2,500 यूरो भी कमा लोगे, या 1,000-1,200 यूरो कुछ भी नहीं, आप 2-2,500 यूरो भी कमा लोगे, मगर फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे ना। जब एंड में 5 साल का प्लान बनाकर आना है, जिसने भी जर्मनी आना है 10 साल का प्लान बनाकर आना है कि अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं कहाँ पे आऊँगा। वरना तो भाई जो भी आ रहा है वो आ रहा है, कर लो जॉब में। शुरू में तो कर लेंगे जॉब्स, 2-2,500 यूरो भी कमा लेंगे और वो पैसे आते हुए अच्छे भी बहुत लगते हैं, मगर एंड में फिर नुकसान ही होता है। बहरहाल स्टूडेंट्स को क्या आप रेकमेंड करोगे कि जर्मनी आना चाहिए? देखें, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और लाइफ भी जो है वो जर्मनी की काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, अगर आप कह रहे हैं। और इवन के अगर आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी कंपेयर करें तो जर्मनी स्टडीज़ के हिसाब से बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट रियल में अगर स्टडी करना चाह रहा है, अगर वो असल में चाहता है कि मैं कुछ बनूं और जो है वो आगे अपने कैरियर में जो है वो आगे ग्रो करूं, तो जर्मनी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं, बल्कि ये कि यहाँ पे आपके जो है वो इंटर यूरोपियन कोर्सेज भी ऑफर हो रहे होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में भी आप फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं स्कॉलरशिप की बेस पे। जर्मन यूनिवर्सिटीज ही आपको प्रोवाइड करती हैं स्कॉलरशिप। बिल्कुल करती हैं। बाकी अगर फैक्टर्स को देख लिया जाए, अगर टॉप रैंकिंग्स की बात कर ली जाए यूनिवर्सिटीज की, और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर लीजिए, या फिर इनका जो टीचिंग मेथड है, तो उस हिसाब से भी आई थिंक ये कि जर्मनी को प्रेफर किया जा सकता है बाकी कंट्रीज के मुताबिक। तो ये तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका ये इंटरव्यू देने के लिए, और आई होप कि आप अगले साल या 2 साल बाद हम फिर से एक वीडियो बनाएं आपके साथ, और आप और आगे बढ़े हुए हो, या आप जॉब के बारे में बात कर रहे हो, और आप असली में एक इंजीनियर बन चुके हो। और भाई अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सच में जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, पढ़ाई के लिहाज से भी, लाइफ स्टैंडर्ड के लिहाज से भी, जैसे कि जैन ने भी बताया और मैं भी अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ। असली में अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर करना है और आगे बढ़ना है ना, तो पढ़ाई ही एक ऑप्शन होता है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ख़ास तौर पे ना। तो बाकी आपने देख लिया, ये पार्क में बैठा है जैन, आप एंजॉय करो, रोज़ा होगा आपका, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा मैं आपको। और अगर आप लोग के कोई और सवाल हैं तो कमेंट्स में लिख दें, मैं किसी और स्टूडेंट को ले आऊँगा अपने पुराने, उससे वो पूछूंगा सवाल, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट, देन कर दो आप।